प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, आप बिना सबूत के असाधारण दावे नहीं कर सकते। आज की दुनिया में जहां सूचना और दुष्प्रचार का युद्ध भी लड़ा जा रहा है, ये बात शायद और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। नमस्कार, समसामयिक मामलों की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम और सच कहूं तो काफी उलझे हुए विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय है रूस और नाटो के बीच जो तनाव सुलग रहा है, रूस की वो कथित हाइब्रिड या कह लें मिश्रित युद्ध रणनीतियां, और इन सब के बीच यूक्रेन युद्ध में ड्रोन तकनीक का जो विस्फोटक विकास हो रहा है। हमारी यह पड़ताल आधारित होगी यूरेशियन टाइम्स में छपे कुछ लेखों और जाने माने थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW की हालिया रिपोर्ट्स पर। और हाँ, जो श्रोता UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चर्चा काफी काम की हो सकती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध GS पेपर 2 और आंतरिक सुरक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी GS पेपर 3 के नजरिए से हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से निकले जो मुख्य बिंदु हैं, जो विश्लेषण हैं, उनके मायने क्या हैं, उनको परत दर परत खोलें। हमारा मिशन है इन घटनाक्रमों के पीछे के पैटर्न को समझना, रूस के संभावित इरादों का विश्लेषण करना और ये देखना कि कैसे टेक्नोलॉजी युद्ध का चेहरा बदल रही है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की उस हालिया रिपोर्ट से जिसने काफी ध्यान खींचा है। रिपोर्ट का एक मुख्य बिंदु है कि रूस शायद नाटो के साथ भविष्य में किसी बड़े टकराव के लिए अभी से जमीन तैयार कर रहा है, और रिपोर्ट ने इसे नाम दिया है फेज 0। ये फेज 0 सुनने में थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल, फेज 0 शब्द थोड़ा अकादमिक सा लग सकता है, पर ISW इसके जरिए एक खास तरह की तैयारी की तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए, ये सीधे तौर पर सेनाएं भेजने या हमला करने की तैयारी नहीं है, बल्कि ये एक सूचनात्मक और मनोवैज्ञानिक तैयारी का चरण है। आप सोचिए, किसी बड़े सैन्य अभियान से पहले उसके लिए माहौल बनाना है ना, अपनी जनता को मानसिक लोक से तैयार करना, और जो विरोधी खेमा है उसमें भ्रम या शायद डर पैदा करना, ये सब फेज 0 का हिस्सा हो सकता है। अच्छा, तो मतलब ये फौजी तैयारी से ज्यादा दिमागी या माहौल बनाने वाली तैयारी है। हाँ, काफी हद तक। ISW बहुत साफ तौर पर कहती है कि वो ये दावा नहीं कर रही कि रूस ने नेटो से लड़ने का फैसला कर लिया है या ऐसा कब होगा। वो बस उन गतिविधियों के एक पैटर्न को हाईलाइट कर रहे हैं जो भविष्य के किसी संभावित संघर्ष की तैयारी जैसी दिखती हैं। जैसे उदाहरण के लिए रूस का अपनी पश्चिमी सीमाओं पर सैन्य जिलों का पुनर्गठन करना, या फिर फिनलैंड की सीमा के नजदीक नए सैन्य ठिकाने बनाना। ये कोई रातों-रात होने वाले काम तो है नहीं। हाँ, ये तो लंबी प्लानिंग लगती है। बिल्कुल, ये लंबी अवधि की योजनाएं लगती हैं। तो ISW का तर्क है कि ये गतिविधियां फेज 0 का हिस्सा हो सकती हैं। मतलब टकराव की स्थिति अगर कभी आए तो रूस बेहतर स्थिति में हो, इसके लिए अभी से तैयारी। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यही है कि फोकस फौरी सैन्य कार्रवाई पर नहीं है, बल्कि इन शुरुआती मतलब नींव तैयार करने वाले कदमों पर है। समझ गया। तो ये एक तरह की नींव रखने की प्रक्रिया हो गई, भले ही इमारत बनाने का आखिरी फैसला ना हुआ हो। इसी माहौल बनाने वाली बात से जुड़ती हुई एक और खबर है। रूस की जो विदेशी खुफिया सेवा है SVR, उसके हालिया दावे। SVR ने कुछ चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। हाँ, ये दावे काफी सनसनीखेज है। SVR का कहना है कि यूनाइटेड किंगडम यानी UK यूक्रेन का समर्थन करने वाले कुछ रूसी समूहों को ट्रेनिंग दे रहा है, और ट्रेनिंग किस लिए? यूरोप के समुद्री बंदरगाहों पर हमले करने के लिए। दावा यहीं नहीं रुकता। SVR का आरोप है कि इन हमलावरों को ये कहने के लिए सिखाया जा रहा है कि उन्हें मॉस्को से आदेश मिले थे। मतलब एक तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हमला कोई और करे और आरोप रूस पर लगे। और इसमें एक और पेंच है। आरोप यह भी है कि UK इन समूहों को चीन में बने अंडर वाटर डाइविंग गियर देने की योजना बना रहा है, ताकि हमले के बाद जब ये गियर मिले तो शक चीन पर जाए कि वो रूस की मदद कर रहा है। ये तो काफी घुमावदार कहानी लगती है। बिल्कुल, और ISW अपनी रिपोर्ट में ये नोट करती है कि पिछले कुछ हफ्तों में इस तरह के दावे रूस की तरफ से बढ़ गए हैं। और ये सिर्फ UK को लेकर नहीं है, पहले भी पोलैंड, मोल्डोवा, सर्बिया जैसे देशों को लेकर ऐसे ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चेतावनी या दावे किए जा चुके हैं। तो ISW का मानना है कि ये एक पैटर्न का हिस्सा हो सकता है, एक सोची समझी सूचना रणनीति। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये वाकई एक पैटर्न है, तो रूस इन फॉल्स फ्लैग दावों के जरिए हासिल क्या करना चाहता है? इनका मकसद क्या हो सकता है?
ISW इसके कई संभावित उद्देश्य बताती है। एक है रिफ्लेक्सिव कंट्रोल। ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है ऐसी जानकारी फैलाना या ऐसा माहौल बनाना कि आपका विरोधी अनजाने में ऐसी प्रतिक्रिया दे या ऐसा फैसला ले जो आखिरकार आपके यानी रूस के हित में हो। जैसे मान लीजिए रूस कोई झूठी खबर फैलाए जिससे नेटो देश अपनी सेना कहीं और तैनात कर दें, तो ये रूस के लिए फायदेमंद हो सकता है ना? अच्छा, यानी दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से बहकाकर अपने फायदे का काम करवाना। समझ गया। बिल्कुल। दूसरा मकसद हो सकता है नेटो देशों में डर पैदा करना, शायद इस उम्मीद में कि डर कर वो यूक्रेन को हथियार देना कम कर दें या अपनी खुद की रक्षा तैयारियों पर खर्च करने से हिचकिचाएं, या फिर यूक्रेन युद्ध में रूस को कुछ रियायतें देने पर मजबूर हो जाएं। तीसरा, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, घरेलू जनमत को साधना। अगर रूस लगातार ये दिखाता रहे कि पश्चिमी देश उस पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं, तो भविष्य में अगर रूस नेटो के खिलाफ कोई आक्रामक कदम उठाता भी है तो उसके लिए अपनी जनता का समर्थन हासिल करना और अपने कदम को सही ठहराना आसान हो सकता है। तो ये मल्टीलेयर रणनीति लगती है। बाहर दुश्मन को कंफ्यूज करो, डराओ, और अंदर अपनी जनता को तैयार करो। हाँ, और यहाँ ये दोहराना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों मतलब ISW, यूरेशियन टाइम्स, उनके विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं। यह हमारा अपना मत नहीं है। लेकिन अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ें तो ये सूचना युद्ध, जिसे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, उसका एक क्लासिक उदाहरण लगता है, जहां तथ्यों से ज्यादा धारणाओं को, परसेप्शंस को बदलने या गढ़ने की कोशिश हो रही है। सूचना युद्ध के साथ साथ कुछ जमीनी घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं, खासकर नेटो देशों के हवाई क्षेत्र में ड्रोन की घुसपैठ। पिछले हफ्ते ही 5-6 अक्टूबर की शाम को नॉर्वे का जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गार्डरमोन, उसके पास अज्ञात ड्रोन देखे जाने की खबर आई। इससे हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ा। हालांकि अभी तक इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है और ना ही किसी पर आरोप लगा है। और ये अकेला मामला नहीं है। जर्मनी में म्यूनिख हवाई अड्डे पर भी अक्टूबर की शुरुआत में 2 अलग-अलग रातों में ड्रोन देखे गए। वहां मामला थोड़ा और गंभीर इसलिए लगा क्योंकि जर्मनी के एक वरिष्ठ नेता हैं फ्रेडरिक मर्ज। उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं, पर इशारा किया कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है, शायद जासूसी करने या जर्मन लोगों में डर फैलाने के लिए। बवेरिया के मंत्री राष्ट्रपति मार्कस सोडर ने भी ऐसी ही आशंका जताई। खबरें तो ये भी हैं कि म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन से निपटने के लिए लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। हालांकि जर्मन सरकार ने आधिकारिक तौर पर रूस को जिम्मेदार नहीं ठहराया है ना? नहीं, आधिकारिक तौर पर नहीं, और यही बात इसे और जटिल बनाती है। पिछले महीने पोलैंड के हवाई क्षेत्र में तो रूसी ड्रोनों का एक झुंड घुस आया था, जिसे नेटो ने गंभीर उकसावा कहा था। रोमानिया में भी ऐसी घुसपैठ हुई है, और एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन तो रूसी मेग 31 के फाइटर जेट ने ही कर दिया था। इनके अलावा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में भी ड्रोन्स की अपुष्ट खबरें आई हैं, जिनमें रूस का हाथ होने का शक जताया गया है, पर सबूत नहीं है। तो ये सब अलग-अलग घटनाएं, नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, फिर ये स्कैंडिनेवियाई देश, ये मिलकर क्या तस्वीर बना रही हैं? क्या ये महज संयोग हैं या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा? देखिए, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने हाल ही में एक बहुत गंभीर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि यूरोप में एक हाइब्रिड युद्ध चल रहा है और स्थिति दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे कठिन और खतरनाक है। ये जो ड्रोन घुसपैठ की घटनाएं हैं, ये इसी हाइब्रिड युद्ध के कॉन्सेप्ट में फिट बैठती सी लगती हैं। हाइब्रिड युद्ध की पहचान ही यही है कि इसमें पारंपरिक सैन्य हमले के साथ साथ गैर सैन्य तरीकों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे साइबर हमले, दुष्प्रचार अभियान, आर्थिक दबाव और ऐसी अस्पष्ट सैन्य गतिविधियां जिनका मकसद सीधे टकराव से बचना है, लेकिन विरोधी को अस्थिर करना, उसकी जासूसी करना, उसकी प्रतिक्रियाओं को आंकना और समाज में भय फैलाना हो। तो मतलब ये ड्रोन शायद सीधे हमला करने के लिए नहीं भेजे जा रहे हैं, बल्कि ये देखने के लिए कि नेटो देश कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी हवाई सुरक्षा कितनी चौकस है, और साथ ही वहां के लोगों में एक बेचैनी पैदा करने के लिए। संभवतः यही उद्देश्य हो सकता है। ये घटनाएं पारंपरिक युद्ध और इन नई मिश्रित रणनीतियों के बीच की जो रेखा है उसे धुंधला कर देती हैं। सवाल उठता है कि ऐसी कार्रवाइयों का जवाब कैसे दिया जाए, खासकर जब भेजने वाले की पहचान साफ न हो या वो जानबूझकर अस्पष्टता बनाए रखें। और हाँ, यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जो निवारण डिटरेंस की पारंपरिक धारणाएं हैं, उनके लिए एक नई चुनौती है। हाइब्रिड युद्ध की इस चर्चा से अब हम सीधे यूक्रेन के युद्ध के मैदान पर आते हैं,
जहां ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच रही है। 6 अक्टूबर को एक महम घटना हुई जब रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोरस्क शहर पर हमला करने के लिए पहली बार फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये शहर फ्रंटलाइन से करीब 20 से 22 किलोमीटर अंदर है और यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण सप्लाई रूट H20 हाईवे के पास है। हाँ, फाइबर ऑप्टिक FPV मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, FPV ड्रोन तो पहले से इस्तेमाल हो रहे थे, जिनमें पायलट ड्रोन पर लगे कैमरे से लाइव वीडियो फीड देखकर उसे उड़ाता है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। लेकिन ये आमतौर पर रेडियो सिग्नल से कंट्रोल होते थे। और रेडियो सिग्नल को जाम किया जा सकता है ना? यहीं पर फाइबर ऑप्टिक तकनीक आती है। बिल्कुल सही। पारंपरिक रेडियो लिंक्ड ड्रोन जो है वो यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW जो सिग्नल जैम करने वाली तकनीक है उसके सामने कमजोर पड़ जाते थे। लेकिन फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन एक बहुत पतले और लंबे फाइबर ऑप्टिक तार के जरिए अपने ऑपरेटर से जुड़े होते हैं। ये तार सिग्नल भेजता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे जैम नहीं किया जा सकता। साथ ही पहाड़ या इमारतें जैसी रुकावटें भी इसके सिग्नल को ब्लॉक नहीं कर पाती, जो रेडियो तरंगों के साथ एक समस्या होती है। तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। इसका मतलब ये ड्रोन ज्यादा अंदर तक ज्यादा सुरक्षित तरीके से हमला कर सकते हैं। हाँ, इनकी जैमिंग से जो प्रतिरक्षा है वो इन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। पहले रेडियो कंट्रोल वाले FPV ड्रोन शायद क्रेमाटोर्स्क तक पहुंच तो जाते थे, लेकिन उनके जाम होने का खतरा बना रहता था। अब फाइबर ऑप्टिक तकनीक इस प्रभावी हमले की रेंज को बढ़ा रही है। इससे न सिर्फ फ्रंट लाइन पर खतरा बढ़ता है, बल्कि सप्लाई लाइंस और पीछे के जो कमांड सेंटर्स हैं वो भी ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। ISW रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि रूस अपने सस्ते मोल्निया ड्रोन्स जो फिक्स्ड विंग वाले हैं उनको भी फाइबर ऑप्टिक केबल से लैस कर रहा है ताकि उन्हें यूक्रेनी EW से बचाया जा सके। और उत्पादन का क्या रूस ने बड़े पैमाने पर बना रहा है? रिपोर्ट में एक चिंताजनक दावा किया गया है कि रूस कथित तौर पर हर महीने 50,000 से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक ड्रोन बना रहा है। 50,000 हर महीने? हाँ, अगर ये आंकड़ा सही है और रूस इन ड्रोनों का इस्तेमाल डोनेट्स्क के किलेबंद यूक्रेनी शहरों और उनके सप्लाई रूट्स पर, जिन्हें सैन्य भाषा में GLOCs कहते हैं, ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, उन पर बड़े पैमाने पर करने में कामयाब होता है, तो ये यूक्रेन की लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं? मतलब कुछ कमियां? हाँ, कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि ड्रोन की रेंज उसके तार की लंबाई तक ही सीमित होती है। तार टूटने का खतरा भी रहता है और तार की वजह से शायद ये ड्रोन उतने फुर्तीले, एजाइल नहीं होते जितने रेडियो वाले होते हैं। लेकिन जैमिंग प्रूफ होना अपने आप में इतना बड़ा फायदा है कि ये कमियां शायद उतनी मायने ना रखें, खासकर अगर इनका इस्तेमाल स्थिर ठिकानों या धीमी गति से चलने वाले काफिलों पर किया जाए। और क्या यूक्रेन भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, ये जानना महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन ने भी इस तकनीक को अपना लिया है। असल में कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन इस मामले में शुरुआत में आगे था। दोनों ही पक्ष अब ऐसे फाइबर ऑप्टिक ड्रोन विकसित कर रहे हैं जिनकी क्षमता 25 मील यानी करीब 40 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि फिलहाल शायद कम दूरी वाले ड्रोन्स का ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन रूस की बढ़ती रेंज और उत्पादन क्षमता ये निश्चित रूप से यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का सबब है। तो एक तरफ रूस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से यूक्रेन की गहराइयों में मार करने की क्षमता बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। यूक्रेन की रणनीति रही है रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला करने की, खासकर उन ठिकानों पर जो रूस की युद्ध मशीनरी के लिए अहम है। बिल्कुल, यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन हमलों पर फोकस कर रहा है। हालिया उदाहरण देखें तो 5-6 अक्टूबर की रात को यूक्रेन ने रूस के निज़नी नोवोगोर्ड शहर के डेजरजिंस्क शहर में स्थित सिवरलोव प्लांट पर ड्रोन हमला करने का दावा किया। ये प्लांट रूस के सबसे बड़े विस्फोटक और गोला बारूद बनाने वाले कारखानों में से एक है। और क्रीमिया में भी हमला हुआ। हाँ, यूक्रेन के मानव रहित सिस्टम बल USF ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के फ्योदोसिया शहर में एक बड़े नेवल ऑयल टर्मिनल पर हमला किया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। ये टर्मिनल सिर्फ क्राइमिया के लिए ही नहीं बल्कि यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना के लिए ईंधन सप्लाई का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इन हमलों का मकसद साफ है, रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता को सीधे तौर पर चोट पहुंचाना, उसकी लॉजिस्टिक्स को बाधित करना और युद्ध की कीमत को रूस के घर तक ले जाना। ये तकनीकी विकास और युद्ध के मैदान की जो बदलती हकीकतें हैं,
ये निश्चित रूप से कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के समीकरणों को भी प्रभावित कर रही होंगी। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार अपने पश्चिमी सहयोगियों से और ज्यादा वायु रक्षा प्रणालियों, एयर डिफेंस सिस्टम्स की मांग कर रहे हैं, शायद इन बढ़ते ड्रोन खतरों को देखते हुए। उन्होंने हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो से बात करते हुए ये चिंता भी जताई कि दुनिया का ध्यान अभी मध्य पूर्व यानी गाजा संघर्ष पर केंद्रित हो गया है और रूस शायद इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका से भी बातचीत जारी है। हाँ, एक दिलचस्प घटनाक्रम यह है कि ज़ेलेंस्की ने हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिनों में दूसरी बार कहा गया है कि दोनों के बीच यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर सहमति बनी है। हालांकि इसका कोई ठोस विवरण सामने नहीं आया है। ये सब दिखाता है कि युद्ध का मैदान, तकनीकी होड़, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और घरेलू राजनीति, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लगातार बदल रहे हैं। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो तस्वीर ये उभरती है कि हम एक बहुआयामी संघर्ष देख रहे हैं। एक तरफ ISW जैसी रिपोर्ट्स रूस द्वारा नेटो के खिलाफ फेज 0 यानी लंबी अवधि की सूचनात्मक और मनोवैज्ञानिक तैयारी के संकेत दे रही हैं, जिसमें फॉल्स फ्लैग जैसे दावे शामिल हैं। दूसरी तरफ नेटो देशों के हवाई क्षेत्र में रहस्यमयी ड्रोन घुसपैठ हाइब्रिड युद्ध की चिंताएं बढ़ा रही हैं। और तीसरी तरफ यूक्रेन के युद्ध के मैदान में फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन्स जैसी नई तकनीकें आ रही हैं जो युद्ध की रणनीति और संतुलन को बदल सकती हैं, जबकि यूक्रेन भी रूस के अंदरूनी हिस्सों पर हमला करके जवाब दे रहा है। सही कहा। ये साफ है कि ये संघर्ष सिर्फ टैंकों और तोपों का नहीं है। ये सूचना का, मनोविज्ञान का, टेक्नोलॉजी का और हाँ, धारणाओं का भी युद्ध है। हर पक्ष दूसरे को मात देने के लिए नए नए तरीके आजमा रहा है, जिससे स्थिति और भी जटिल और अप्रत्याशित होती जा रही है। और इन सब का मतलब क्या है हमारे लिए, खासकर उन श्रोताओं के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखते हैं या UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? मतलब ये है कि हमें संघर्षों को सिर्फ पारंपरिक सैन्य नजरिए से देखना बंद करना होगा। हाइब्रिड युद्ध, सूचना युद्ध, तकनीकी बढ़त, ये सब अब वास्तविकताएं हैं। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी, जो हमारे आज के स्रोतों से ही निकला है। जिस तरह से ड्रोन घुसपैठ और सूचना अभियान जैसी अस्वीकार्य मतलब डिनायबल लेकिन अस्थिर करने वाली कार्रवाइयां बढ़ रही हैं, क्या मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून और निवारण डिटरेंस के पारंपरिक मॉडल्स इस फेज 0 या हाइब्रिड संघर्ष के नए दौर से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम है, या फिर हमें इन मॉडल्स को इस नई हकीकत के अनुरूप ढालने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं और विश्लेषकों को गंभीरता से सोचना होगा। अगर आपके मन में इस विषय पर या UPSC से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर कोई सवाल या जिज्ञासा है तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अपनी अगली चर्चाओं में शामिल करें। तब तक दुनिया में हो रही घटनाओं पर अपनी नजर बनाए रखें और जिज्ञासु बने रहें। अलविदा।